नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रहे हमारे उत्तराखंड पुलिस रिटन एग्जाम के लिए विशेष सीरीज और इस सीरीज में हम प्रत्येक दिन उत्तराखंड सामान्य अध्ययन और हिंदी से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे उत्तराखंड से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसमें पहला प्रश्न हमारा कि उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य चिन्ह और प्रतीक चिन्हों का निर्धारण कब किया गया। तो उत्तराखंड शासन के द्वारा उत्तराखंड के राज्य चिन्ह और या प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया 2001 में। सर्वप्रथम कब किया गया? 2001 में उत्तराखंड राज्य के राज्य चिन्ह और प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया 2001। अगला प्रश्न है कि तीसरी सदी ईस्वी के मुद्रा लेख प्राप्त हुए हैं। तो तीसरी सदी ईस्वी के मुद्रा लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये हुए हैं मोरध्वज से, और मोरध्वज पुराना नाम है कोटद्वार का। तो तीसरी सदी के मुद्रा लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं मोरध्वज से। अगला प्रश्न है कि पौरवों के कुल देवता थे। तो पौरवों के कुल देवता कौन थे? तो पौरवों के कुल देवता थे वीरणेश्वर स्वामी। तो कौन थे पौरवों के कुल देवता? तो वीरणेश्वर स्वामी थे। और जो ये पौरव वंश था, तो उत्तराखंड में शासन करने वाला या दूसरा राजवंश था, और इसी वंश को उत्तराखंड में शासन प्रशासन प्रारंभ करने का श्रेय भी जाता है। तो कुलिंदों के बाद दूसरा राजवंश है, प्रमुख राजवंश है जो उत्तराखंड पर शासन करता है, और इसके प्रमुख जो कुल देवता हैं क्या कहा जाता है उनको? वीरणेश्वर स्वामी। तो वीरणेश्वर स्वामी पौरवों के कुल देवता थे। अगला प्रश्न हमारा कि गोपेश्वर का बाड़हाट का स्तंभ लेख है। तो गोपेश्वर का जो बाड़हाट स्तंभ लेख है, तो दो गोपेश्वर में जो बाड़हाट स्तंभ लेख है, तो ये कब का है? तो ये है 6वीं सदी ईस्वी के प्राप्त होते हैं हमें। इस प्रश्न में गोपेश्वर व बाड़हाट है। तो गोपेश्वर व बाड़हाट के जो स्तंभ लेख हैं, तो यहाँ से जो लेख प्राप्त होते हैं ये कौन से सदी के हैं? तो ये 6वीं सदी ईस्वी के हैं। गोपेश्वर व बाड़हाट, बाड़हाट उत्तरकाशी का पुराना नाम है, और गोपेश्वर क्या है? चमोली में स्थित है। तो यहाँ दोनों जगह से हमें कुछ लेख प्राप्त होते हैं जिनको इतिहासकार क्या मानते हैं? ये 6वीं सदी ईस्वी पुराना मानते हैं। अगला प्रश्न है कि घोड़ाखाल में स्थित गोलू देवता का मंदिर किस चंद शासक द्वारा बनवाया गया। तो घोड़ाखाल में नैनीताल में स्थित जो गोलू देवता का मंदिर है, तो यह बाज बहादुर चंद के द्वारा बनाया गया। तो बाज बहादुर चंद द्वारा बनवाया गया घोड़ाखाल स्थित गोलू देवता का प्रसिद्ध मंदिर। अगला प्रश्न है कि सुदर्शन शाह ने किस ग्रंथ में स्वयं को परमार वंश का बताया। तो सुदर्शन शाह द्वारा 1828 में सवासार नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया, तो जिसमें इन्होंने स्वयं को क्या बताया? परमार वंश का शासक बताया। तो अपने राजवंश का नाम इन्होंने क्या बताया? पंवार या परमार वंश बताया। अगला प्रश्न है कि हीवेड संस्कृत पाठशाला बनवाई। तो राज्य में हीवेड संस्कृत पाठशाला किसने बनवाई थी? तो टिहरी में ये बनवाई थी कीर्ति शाह द्वारा 1909 ईस्वी में। तो कीर्ति शाह क्या थे? टिहरी रियासत के शासक थे, और 1909 में इनके द्वारा हीवेड संस्कृत पाठशाला की स्थापना की गई टिहरी रियासत में। अगला प्रश्न है कि परमार वंश के 55वें राजा कौन थे। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि क्रम के नंबर से बताइए कि कौन सा राजा किस समय या किस उसमें नंबर पे आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि परमार वंश या जो गढ़वाल का पंवार वंश था, तो इसमें जो 55वें नंबर पे राजा थे ये कौन थे? तो ये सुदर्शन शाह थे। तो सुदर्शन शाह 55वें राजा थे परमार वंश के। अगला प्रश्न है कि गोरखा शासन में न्याय एवं मुकदमों का कार्य देखने वाला अधिकारी क्या कहलाता था। तो गोरखों के शासन में न्याय एवं मुकदमों का जो कार्य देखने वाला अधिकारी होता था, तो वह क्या कहलाता था? वह विचारी कहलाता था। तो विचारी कहलाता था गोरखा शासन में न्याय एवं मुकदमों का कार्य देखने वाला अधिकारी। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं पर गोरखों आक्रमण के समय नेपाल का शासक था। तो जब कुमाऊं पर 1790 में कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण होता है सर्वप्रथम, तो उस समय नेपाल का शासक कौन था? तो उस समय नेपाल का शासन था रण बहादुर शाह। तो रण बहादुर शाह शासक रहते हैं कुमाऊं में जब गोरखों का आक्रमण होता है 1790। और जब गढ़वाल पर होता है 1803 में, 91 में होता है, तो यही शासक रहता है रण बहादुर शाह। लेकिन जब 1803-4 में दोबारा से आक्रमण होता है, तो उस समय कौन रहते हैं? विक्रम शाह रहते हैं वहाँ पर गोरखा शासक नेपाल में। अगला प्रश्न है कि देहरादून में सरकारी चाय बागान की शुरुआत की थी।
तो देहरादून में सरकारी चाय बागान की शुरुआत की जेम्सन ने 1844 ईस्वी में। तो देहरादून में सरकारी चाय बागान की शुरुआत जेम्सन द्वारा 1844 ईस्वी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, पौड़ी व गडोलिया में चाय बागान थे। तो पौड़ी व गडोलिया में चाय बागान थे कैप्टन हडल्सन के। तो कैप्टन हडल्सन के चाय के बागान थे पौड़ी और गडोलिया में 1843 में ये स्थापित किए गए थे। तो कैप्टन हडल्सन के चाय के बागान थे 1843 में स्थापित किए गए पौड़ी और गडोलिया में। अगला प्रश्न है कि रैमजे कुमाऊं का असिस्टेंट कमिश्नर कब बना। तो हेनरी रैमजे ये कुमाऊं के एक प्रसिद्ध कमिश्नर होते हैं। तो कुमाऊं के ये असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं 1850 में। तो 1850 में कुमाऊं के असिस्टेंट कमिश्नर और 1856 से 84 के बीच कुमाऊं के कमिश्नर बनते हैं हेनरी रैमजे। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन किन के प्रयासों से हुआ। तो गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बोगड़ा के प्रयासों से गढ़वाल में कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। तो ये 1918 में कांग्रेस कमेटी का गठन किया जाता है गढ़वाल में। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं में टमटा सुधार सभा। तो टमटा सुधार सभा 1905 में स्थापित की जाती है कुमाऊं में। अगला प्रश्न है कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना। तो 1906 में की जाती है कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना कुमाऊं में। अगला प्रश्न है कि मसूरी सीजन नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। तो मसूरी सीजन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ 1872 ईस्वी में। तो मसूरी सीजन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन 1872। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति। तो उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति कब बनी। तो ये बनी थी सितंबर 1994 में। तो राज्य आंदोलन के लिए यह छात्र युवा संघर्ष समिति बनाई गई थी। तो सितंबर 1994 में यह युवा संघर्ष समिति का गठन किया गया। अगला प्रश्न है कि जो थातवान रहते थे प्राचीन काल में, थातवानों के स्थायी कृषक को क्या कहते थे। तो थातवान के क्या होते थे, भूमि के मालिक होते थे और इनके जो स्थायी कृषक होते थे उनको कहा जाता था खैकर। क्या कहा जाता था, तो खैकर कहते थे उन्हें। जो स्थायी कृषक होते थे खैकर कहलाते थे। अगला प्रश्न है कि गंगोत्री मंदिर के कपाट प्रतिवर्ष खुलते हैं। तो उत्तराखंड में 4 प्रमुख धाम है जिसमें गंगोत्री प्रमुख है। तो गंगोत्री मंदिर के कपाट प्रतिवर्ष खुलते हैं अक्षय तृतीया को, गंगा दशहरा पर्व पर। तो अक्षय तृतीया गंगा दशहरा पर्व के अवसर पर गंगोत्री मंदिर के कपाट प्रतिवर्ष खोले जाते हैं। अगला प्रश्न है कि हर की पैड़ी में कुंभ मेला लगता है। तो हरिद्वार में हर की पैड़ी में कुंभ मेला लगता है प्रत्येक 12वें वर्ष। तो प्रत्येक 12वें वर्ष के समांतराल पर हर की पैड़ी यानी हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है। अगला प्रश्न है कि थारू जनजाति के लोग होते हैं। तो थारू जनजाति के लोग होते हैं स्थायी कृषक, पशुपालक व आखेटक होते हैं। तो थारू जनजाति के लोग सामान्यतः क्या हैं, स्थायी कृषक, पशुपालक और आखेटक होते हैं। अगला प्रश्न है कि जाड़ लोगों का प्रमुख त्यौहार है। तो जाड़ लोगों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, लोहसर एवं सूरगन क्या है, जाड़ लोगों के प्रमुख त्यौहार हैं। और जाड़ कौन होते हैं, तो जाड़ क्या है, भोटिया जो जनजाति है उसकी एक उपजाति है जो मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, ये भागीरथी नदी घाटी में पाई जाती है, उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है कि राजी जनजाति का प्रमुख देवता है। तो राजी जनजाति का प्रमुख देवता है बागनाथ और यह उत्तराखंड की सबसे छोटी जनजाति है, यानी सबसे कम संख्या इसी की है राजी जनजाति, और यह मुख्यतः पिथौरागढ़ जिले में निवास करती है। तो बागनाथ क्या है, इनके प्रसिद्ध देवता हैं, यह प्रमुख देवता हैं बागनाथ। अगला प्रश्न है कि निजमुला घाटी स्थित है। तो निजमुला घाटी कहाँ स्थित है, दसोली ब्लॉक चमोली में है। तो निजमुला घाटी कहाँ स्थित है, दसोली ब्लॉक चमोली। अगला प्रश्न है कि सोल घाटी स्थित है। तो सोल घाटी कहाँ है, ये भी चमोली में है सोल घाटी। अगला प्रश्न है कि चंद्रभागा नदी का उद्गम होता है। तो चंद्रभागा नदी का उद्गम होता है चंदबाड़ी ताल देहरादून से। तो चंदबाड़ी ताल, और ये ताल कहाँ स्थित है, तो ये ताल टिहरी जिले में आता है और देहरादून के पास स्थित है। तो चंद्रभागा नदी का उद्गम होता है और जो चंद्रभागा नदी है यह ऋषिकेश में गंगा नदी से संगम बनाती है। तो ऋषिकेश चंद्रभागा और गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है कि मानसिक रोग संस्थान कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड में मानसिक रोग संस्थान सेलाकुई देहरादून में स्थित है और दूसरा संस्थान कुमाऊं में खोला गया है। अगला प्रश्न है सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान स्थित है। तो सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान कहाँ स्थित है, ये भी देहरादून में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति कुंज के वर्तमान उत्तराधिकारी हैं। तो शांति कुंज हरिद्वार में स्थित है, तो इसके वर्तमान में उत्तराधिकारी कौन है? तो इसके हैं प्रणव पांड्या। तो यहाँ पर प्रणव पांड्या के इन शांति कुंज के वर्तमान उत्तराधिकारी हैं। अगला प्रश्न है कि स्वामी मनमथन केरल से गढ़वाल आए थे। तो स्वामी मनमथन केरल से गढ़वाल आए थे 1964 में, और इनके द्वारा टिहरी के अंजनी सैन में भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि काणा ताल किस ताल के समीप स्थित है? तो काणा ताल स्थित है डोडी ताल के समीप, और डोडी ताल क्या है? यह उत्तरकाशी में है। तो डोडी ताल के समीप है काणा ताल। अगला प्रश्न है कि भौरी अमोला कुंड स्थित है। तो भौरी अमोला कुंड कहाँ है? ये है रुद्रप्रयाग में। तो रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है भौरी अमोला कुंड। अगला प्रश्न है गढ़वाल में न्याय का देवता। तो गढ़वाल में कडोले देवता को क्या माना जाता है? न्याय का देवता माना जाता है। और कुमाऊं में गोलू देवता को क्या माना जाता है? न्याय का देवता माना जाता है। अगला प्रश्न है कि दुगड्डा से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्र हैं। तो दुगड्डा से प्रमुख समाचार पत्र प्रकाशित होता है राष्ट्रीय ज्वाला। कौन सा? राष्ट्रीय ज्वाला दुगड्डा से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। अगला प्रश्न है छाता झरना स्थित है। तो छाता झरना स्थित है, कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में। तो छाता झरना कहाँ स्थित है? तो छाता झरना या छाता जलप्रपात है पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है कि जौल जेबी मेले की शुरुआत किसने की? तो गजेंद्र बहादुर ने जौल जेबी मेले की शुरुआत की थी, और काली और गोरी नदियों के संगम पर स्थित है जौल जेबी। तो यहाँ पर यह प्रसिद्ध मेला लगता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली स्थापित की गई। तो उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली स्थापित की गई अल्मोड़ा से श्रीनगर। तो अल्मोड़ा से श्रीनगर, और ये की गई 1815 में। तो जैसे यहाँ पर अंग्रेजों का कब्जा होता है, तो सर्वप्रथम 1815 में अल्मोड़ा से श्रीनगर क्या की गई? डाक प्रणाली की व्यवस्था की गई। अगला प्रश्न है कि कोसी नदी के तट पर स्थित है। तो कोसी नदी के तट पर स्थित है रामनगर। तो रामनगर क्या है? कौन सी नदी के तट पर है? तो यह है कोसी नदी के तट पर स्थित है रामनगर। अगला प्रश्न है कि पहाड़ नामक संस्था की स्थापना। तो पहाड़ नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो शेखर पाठक के द्वारा पहाड़ नामक संस्था की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का नीलगिरी। तो उत्तराखंड का नीलगिरी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बागेश्वर को। तो उत्तराखंड का नीलगिरी बागेश्वर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि उधम सिंह नगर में चैती मेला लगता है। तो उधम सिंह नगर में चैती मेला लगता है चैत्र मास की अष्टमी को। तो उधम सिंह नगर में चैती मेला कब लगता है? तो चैत्र मास की अष्टमी को लगता है उधम सिंह नगर में चैती मेला। अगला प्रश्न है कि रानी का चबूतरा स्थित है। तो रानी का चबूतरा स्थित है चंपावत में। कहाँ स्थित है रानी का चबूतरा? तो ये स्थित है चंपावत जिले में स्थित है रानी का चबूतरा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड देश का हिमालय राज्य बना। तो उत्तराखंड देश का हिमालय राज्य बना 11वां, और यह राज्य 9 नवंबर 2000 को बना। तो उत्तराखंड हमारा 9 नवंबर 2000 को बना, और हिमालय राज्यों के क्रम में इसका क्या है? 11वां स्थान था। अगला प्रश्न है कि पशु चारकों का स्वर्ग कहा जाता है। तो पशु चारकों का स्वर्ग कहा जाता है बुग्याल एवं पयारों को। तो बुग्याल एवं पयारों ये क्या होते हैं? घास के बड़े मैदान होते हैं, और यह सामान्यतः मध्य हिमालय या जो उच्च हिमालय है उसके दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। तो जिसे क्या कहा जाता है? पशु चारकों का स्वर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है। तो अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है केशव प्रयाग, और यह माणा गांव के पास स्थित है चमोली में। तो माणा गांव के पास स्थित है केशव प्रयाग, जहां पर अलकनंदा और पवित्र सरस्वती नदी का संगम होता है। अगला प्रश्न है कि आसन वेटलैंड आरक्षित संरक्षण स्थित है। तो आसन वेटलैंड आरक्षित संरक्षण कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। 444.4 वर्ग हेक्टेयर में यह फैला हुआ है, और यह 2005 में इसकी स्थापना की गई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो फैलाव है वह कितना है। तो 444.4 वर्ग हेक्टेयर में यह फैला हुआ है, और इसकी स्थापना 2005 में की गई। अगला प्रश्न है कि सेला उर्थिक जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो सेला उर्थिक जल विद्युत परियोजना है पूर्वी धौलीगंगा नदी पर। और पूर्वी धौलीगंगा कहाँ है? ये पिथौरागढ़ में है, और यह परियोजना है 202 मेगावाट की। तो 202 मेगावाट की है सेला उर्थिक जल विद्युत परियोजना, और पूर्वी धौलीगंगा नदी पर यह बनी हुई है। अगला प्रश्न है कि अंगाली मठ कहाँ स्थित है? तो ये प्रश्न भी आ चुका है। और अंगाली मठ कहाँ स्थित है? तो ये है टिहरी गढ़वाल जिले में। तो टिहरी गढ़वाल जिले में है अंगाली मठ। और आज हमारा उत्तराखंड का अंतिम प्रश्न है
कि बेराइट्स खनिज पाया जाता है, तो बेराइट्स खनिज पाया जाता है देहरादून में। तो मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? देहरादून में पाया जाता है बेराइट्स खनिज। इसके बाद हमारे सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इसमें पहला प्रश्न हमारा कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। तो हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किन के मध्य हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि उदारता के कारण कलंदर की उपाधि दी गई। तो उदारता के कारण कलंदर की उपाधि दी गई बाबर को। किसे दी गई? बाबर को। अब क्यों दी गई ये तो पता नहीं, लेकिन बाबर को दी गई कलंदर की उपाधि उदारता के कारण। अगला प्रश्न है कि 2 बार राज्याभिषेक करने वाला तुगलक वंशीय राजा था। तो 2 बार राज्याभिषेक कराने वाला तुगलक वंशीय राजा कौन सा था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा 2 बार क्या करवाए गए? अपना राज्याभिषेक करवाया जाता है। अगला प्रश्न है पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच होता है। तो अकबर और हेमू के बीच होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। अगला प्रश्न है कि फलों का अध्ययन कहलाता है। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये पोमोलॉजी कहलाता है, फलों का अध्ययन। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। शैवालों का अध्ययन तो ये फाइकोलॉजी कहलाता है, शैवालों का अध्ययन। अगला प्रश्न है कि चालीसा दल का निर्माण करवाया गया। तो चालीसा दल का निर्माण करवाया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के द्वारा चालीसा का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम राजा। तो फिरोज शाह तुगलक रहता है ब्राह्मणों का और जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल टाइगर डे तो यह कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व स्थित है। तो तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। कहाँ स्थित है तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थोमीन संरक्षण परियोजना। तो थोमीन संरक्षण परियोजना या 1977 ईस्वी में चलाई गई और ये मणिपुर से शुरू हुई। तो थोमीन संरक्षण परियोजना 1977 में प्रारंभ की गई, मणिपुर से इसका शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत की एकमात्र डॉल्फिन संरक्षण केंद्र है। तो भारत का एकमात्र डॉल्फिन संरक्षण केंद्र है विक्रमशिला, बिहार। तो कहाँ स्थित है? विक्रमशिला, बिहार में स्थित है एकमात्र डॉल्फिन संरक्षण केंद्र। अगला प्रश्न है कि डॉल्फिन संरक्षण परियोजना का प्रारंभ तो 1997 में डॉल्फिन संरक्षण परियोजना का प्रारंभ किया गया 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय जलीय जीव। तो भारत का पहला राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो डॉल्फिन को घोषित किया गया और ये 5 अक्टूबर 2009 को भारत का पहला राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग प्रारंभ हुआ। तो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग प्रारंभ हुआ 2001 में और यह समाप्त हुआ 2012 में। तो ये बनकर तैयार होता है 2012 में और 2001 में स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना का प्रारंभ किया गया, जिसमें भारत के 4 प्रमुख नगरों को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने का प्रस्ताव था। अगला प्रश्न है कि कोंकण तट स्थित है। तो यह गोवा जुआरी नदी पर स्थित है कोंकण तट। अगला प्रश्न है कि जोग और जोग जलप्रपात या महात्मा गांधी प्रपात स्थित है। तो ये शरावती में है, कर्नाटक में। तो जोग जलप्रपात या महात्मा गांधी प्रपात कहाँ है? शरावती, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थल। तो भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थल है पश्चिमी घाट। कौन सा स्थल है? तो पश्चिमी घाट है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थल है पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है कि दक्कन का पठार विभाजित है। तो दक्कन का पठार विभाजित है, 8 राज्यों में दक्कन का पठार क्या है? विभाजित है। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक नाशपाती उत्पादक राज्य है। तो नाशपाती उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तराखंड। तो सर्वाधिक नाशपाती कहाँ होती है? तो ये उत्तराखंड में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की कृत्रिम खारे पानी की सबसे बड़ी झील। तो विश्व की कृत्रिम खारे पानी की सबसे बड़ी झील है डीबर झील और ये कहाँ है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो IUCN का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड। कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी। तो ये कौन सी है? तो ये चंबल नदी है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल नदी। अगला प्रश्न है गंगा यमुना का संगम स्थल।
तो गंगा यमुना का संगम स्थल है इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि मार्ले मिंटो एक्ट लागू हुआ। तो मार्ले मिंटो एक्ट कब लागू हुआ? तो यह हुआ 1909 में। तो 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28। तो ये मूल अधिकारों में से एक है हमारा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या अनुच्छेद 25 से 28 में भाग 3 में है भारत के संविधान में। अगला प्रश्न है कि छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1980 से 85 के बीच हुई। छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1980 से और 85 तक। अगला प्रश्न है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई 1990 में। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है लखनऊ में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। और अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया। अब इसके बाद हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है। तो मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है 1935। तो 1935 में मधुशाला का प्रकाशन किया गया। अगला प्रश्न है कि कवर्ग किसके योग से बना है? तो कवर्ग बना है, जो का वर्ग है ये किसके योग से बना है? कौ धन औ। तो का किसके योग से बना है? कौ धन औ के योग से बना है। तो इसमें क्या है, जो ये कौ है तो ये शुद्ध रूप से व्यंजन वाले वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है कि सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। कि सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार में कौन सा वाक्य है? तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर की लगा हुआ है तो की शब्द क्या होता है? ये मिश्र वाक्य की पहचान होती है। तो की शब्द क्या है? मिश्र वाक्य। की लगा हुआ है तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो निर्वाह में क्या है? निर क्या हो जाएगा? इसका उपसर्ग हो जाएगा निर्वाह में। अगला प्रश्न है यथार्थ में कौन सी संधि है? तो यथार्थ में क्या है? तो ये दीर्घ संधि है। तो था ये क्या होता है? बड़ा आ क्या होता है? दीर्घ संधि की पहचान होती है। तो यथार्थ में क्या आ रहा है? तो इसमें बड़ा आ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि आ जाएगी। अगला प्रश्न है कि गेहूं पिस रहा है। तो गेहूं पिस रहा है में कौन सी क्रिया है? तो ये क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो गेहूं पिस रहा है तो ये क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न है समुद्र मंथन करना का अर्थ है। समुद्र मंथन करने का अर्थ क्या होता है? कठोर परिश्रम करना। तो कठोर परिश्रम करना यानी समुद्र मंथन करना। अगला प्रश्न है कि बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो इसमें क्या हो जाएगा? बहाव में आओ क्या इसमें प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय आओ। अगला प्रश्न है पवित्र में कौन सी संधि है? पौध नेत्र क्या हो जाएगा? ये अयादि संधि हो जाएगी। इसमें पवित्र में क्या हो जाएगी? तो ये क्या है? अयादि संधि है। अगला प्रश्न है नाश कर देने के लिए सही मुहावरा है। तो नाश कर देना के लिए सही मुहावरा कौन सा है? पानी भरना। तो ये क्या हो जाएगा? नाश कर देना। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? तो 52 क्या है? ये लिपियां हैं हिंदी भाषा में। तो 52 क्या है? वर्ण है। अगला प्रश्न है अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो अनुस्वार क्या करता है? तो ये पंचम वर्ण का कार्य करता है, यानी जो बिंदी लगी होती है ऊपर, तो ये क्या करता है? पंचम वर्ण का कार्य करता है। जैसे संगम लिखते हैं तो इसमें क्या है? पंचम वर्ण का उच्चारण करता है ये जो अनुस्वार लगा होता है। अगला प्रश्न है कि जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं। तो जो सर्वनाम संज्ञा क्या है? शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त सर्वनाम। उन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त सर्वनाम कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो तो उसे कहा जाता है। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन का समय का ज्ञान हो तो क्या कहलाता है? तो वह काल कहलाता है। क्या कहलाता है? काल कहलाता है। अगला प्रश्न है कि वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं। तो वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर जब सामंजस्य को क्या कहा जाता है? तो अन्वय कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अन्वय। अगला प्रश्न है कि समानाधिकरण किस अवयव का भेद है? तो समानाधिकरण किस अवयव का भेद है? तो ये है समुच्चय बोधक अवयव का भेद है समानाधिकरण। अगला प्रश्न है किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो ये प्लुत स्वर में लगता है,
जिसका प्रयोग मुख्यतः किसी को बुलाने में या नाटकों के संवाद में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या हो जाएगी, तो ये शब्द हो जाएगी। तो शब्द क्या है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई माना जाता है इसे। अगला प्रश्न है, सिर्फ केवल अगर यहाँ पर सार्थक को हटा दिया जाए, लघुत्तम इकाई पूछेगा तब क्या हो जाएगा, तब आपका वर्ण आ जाएगा। लेकिन अगर सार्थक पूछा है तो यानी जिसका कुछ अर्थ भी हो तो वो क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्रश्न मतलब जो प्रश्न होगा तो उसके अनुसार क्या है आपको जवाब देना है। अगला प्रश्न है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो इसमें क्या होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं चौपाई के प्रत्येक चरण में। 4 चरण होते हैं तो सब में 16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहा जाता है। तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को कहते हैं यति। क्या कहते हैं, यति कहते हैं। जब छंद पढ़ते समय जो विराम होता है तो उसको यति कहा जाता है। तो ये थे हमारे आज के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी बने रहें आप चैनल के साथ। धन्यवाद।